ग्लेजिंग क्या है, माइल्ड स्टील का यील्ड स्ट्रेंथ कितना है, इंक्लाइनेशन फोर्स को रोकने के लिए कौन सा पाइलिंग इस्तेमाल किया जाता है, डिस्चार्ज आर्ट्स किसे कहा जाता है, ग्लेजिंग के लिए कौन सा मेटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, सारा कुछ चीजों के बारे में जानेंगे। आज के क्लास में बने रहिए। तो चलिए समय को महत्व देते हुए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, डोजोमी सिविल इंजीनियरिंग कम्पिटिटिव कोर्स में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हर दिन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पाने के लिए हमें इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग्लेजिंग इज यूज्ड टू मेक अर्थेनवेयर। ऑप्शन ए हार्ड, ऑप्शन बी सॉफ्ट, ऑप्शन सी पोरस, ऑप्शन डी इम्परवियस। अगर आपको आंसर पता है कमेंट में क्वेश्चन नंबर के साथ आप आंसर कमेंट करें। देखिए ग्लेजिंग है क्या। बेसिकली परवियस मटेरियल को, जैसे कि मिट्टी का सामान हो गया या फिर कुछ रॉक मटेरियल जो है स्टोनवेयर जिसे कहा जाता है, इसको एक ग्लॉसी फिनिश देने के लिए, इन मटेरियलों को एक ग्लॉसी फिनिश देने के लिए और वाटरप्रूफ बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा कोटिंग किया जाता है। इस कोटिंग प्रोसेस को कहा जाता है ग्लेजिंग। ठीक है, पहले आप मान के चलिए अर्थेनवेयर जो है, मिट्टी का जो सामान है, कढ़ाई वगैरह जो पहले जमाने में बनता था, आजकल भी बनता है, मूर्ति वगैरह, तो उसको पहले नॉर्मल एक जो इंग्रेडिएंट्स है उसको मिलाकर फिर उसको आग लगाया जाता है, एक स्ट्रेंथ डेवलप किया जाता है और सुखाने के बाद फिर जो ग्लेजिंग मटेरियल है, ग्लेजिंग मटेरियल प्रोवाइड करने के बाद फिर उसको दोबारा जलाया जाता है। और जो सेकेंड टाइम जो ग्लेजिंग करने के लिए जो टेम्परेचर रहता है, ये लगभग 1007 से 1262 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जलाया जाता है। कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है एक्स्ट्रा ग्लॉसी फिनिश या इम्परवियस बनाने के लिए? इम्परवियस या ग्लॉसी फिनिश यानी कि ग्लेजिंग करने के लिए बेसिकली एशिया में ऐश का इस्तेमाल किया जाता था, राख जिसे कहा जाता है, स्पेशल कुछ लकड़ियां होता है उसका जो राख होता है, राख इस्तेमाल किया जाता था और उसको अच्छे से कोटिंग करके फिर जलाया जाता था। एक ब्लैकिश एक ग्लॉसी फिनिश आता है उसमें। या फिर टीन, लेड, जिंक, ये सब मटेरियल के द्वारा ग्लेजिंग किया जाता था, आजकल भी किया जाता है। चाइना में जैसे लेड ग्लेजिंग बहुत फेमस है, इजिप्ट वगैरह में ब्रास का ग्लेजिंग किया जाता था। तो ग्लेजिंग बेसिकली एक प्रकार का कोटिंग है जिस मेथड में मटेरियल को एक ग्लॉसी फिनिश दिया जाता है। अब ग्लेजिंग प्रोसेस को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। ग्लेजिंग मटेरियल का क्वांटिटी और टेम्परेचर दोनों के ऊपर डिपेंड करके 3 प्रकार का ग्लेज्ड मटेरियल होता है। लो ग्लेज्ड मटेरियल, मीडियम ग्लेज्ड मटेरियल और हाई ग्लॉस ग्लेज्ड मटेरियल। लो ग्लेज्ड मटेरियल में लगभग 1000 से 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इसको जलाया जाता है और मटेरियल क्वांटिटी जो है, मान के चले लीड से हम ग्लेजिंग कर रहे हैं तो मटेरियल जो है क्वांटिटी बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, हल्का से एक ग्लॉसी फिनिश आता है और इम्परवियस हो जाता है यानी कि वाटरप्रूफ हो जाता है। एक होता है मीडियम जहां पे क्वांटिटी लो से थोड़ा ज्यादा होता है और टेम्परेचर लगभग 1100 से 1180 के बीच में रहता है, ये होता है मीडियम। हाई ग्लेज मटेरियल के लिए एकदम ग्लॉसी फिनिश एकदम और एकदम वाटरप्रूफ मटेरियल बनाने के लिए 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इसको जलाया जाता है और ह्यूज अमाउंट में ग्लेज्ड मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। तो यह है टोटल ग्लेजिंग का फंडा। ठीक है, टेम्परेचर जरूर याद रखिएगा, गेट वगैरह में पूछा जाता है। तो टेम्परेचर रहता है ग्लेजिंग के लिए 1007 से बेसिकली 1262 या 1300 डिग्री सेल्सियस, मान के चलिए 1000 से 1300 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर रहता है उसका ग्लेजिंग का। और ग्लेज करने के लिए टीन, लेड, जिंक या कार्बन ऐश इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल माइल्ड स्टील इज अबाउट। ऑप्शन ए 160 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 260 पर न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 420 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 520 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। बताइए, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में आप जरूर आंसर लिखें। स्ट्रक्चरल माइल्ड स्टील का अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ के खिलाफ उसका जो स्ट्रेस है उसका निर्माण किया जाता है, मीटर से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, और ये लगभग 400 से 420 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर रहता है। ठीक है, तो माइल्ड स्टील का अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है 400 से 420 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर रहेगा।
दूसरा जो है yield स्ट्रेंथ लगभग 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर रहेगा। yield स्ट्रेंथ क्या है? देखिए, कोई भी मटेरियल का बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ मटेरियल का एक होता है yield पॉइंट यानी कि बेसिकली हर एक मटेरियल नेचुरली इलास्टिक होता है, यानी कि एक पॉइंट तक उसको आप अगर लोड दीजिएगा और उसमें कुछ चेंजेस आएगा और लोड विथड्रॉल के बाद वो अपना पुनरावस्था में वापस चल जाएगा। लेकिन एक पॉइंट के बाद जो उसमें लोड दीजिएगा वो फिर इलास्टिसिटी खत्म होकर वो प्लास्टिक स्टेट में चल जाता है। उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं यील्ड लिमिट या यील्ड पॉइंट। और उस लिमिट तक जो मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप करता है मटेरियल में, दैट इज यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल। तो माइल्ड स्टील का हमेशा याद रखिए अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो 400 से 420 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है और यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो लगभग 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द टाइप ऑफ आर्च जनरली कंस्ट्रक्टेड ओवर ए वुडन लिंटल और ओवर ए फ्लैट आर्च फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग द लोड ऑफ द वॉल अबव इज ऑप्शन ए सेगमेंटल आर्च, ऑप्शन बी पॉइंटेड आर्च, ऑप्शन 3 रिलीविंग आर्च, ऑप्शन डी फ्लैट आर्च। अगर आपको आंसर पता है वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट में क्वेश्चन नंबर के साथ आप आंसर लिखिए। देखिए, एक छोटा सा बात आप लोग को बता देते हैं। बेसिकली आजकल के जमाने में जो कंक्रीट का लिंटल वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, कंक्रीट लिंटल बेसिकली 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है फुल लिंटल, एक होता है पार्ट लिंटल। ये प्रैक्टिकल साइड का बात कर रहे हैं हम। प्रैक्टिकल साइड में बेसिकली पार्ट लिंटल और फुल लिंटल इस्तेमाल किया जाता है। फुल पार्ट लिंटल यानी कि अगर आपको मतलब पैसा वगैरह थोड़ा इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है जो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं उस केस में, और अगर टेम्पोररी स्ट्रक्चर है तब उस केस में टोटल लिंटल प्रोवाइड नहीं किया जाता, बस डोर और विंडो के ऊपर थोड़ा 6 इंच मिनिमम मैक्सिमम 1 फुट तक बढ़ा के लिंटल कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन पहले जमाने में वो लकड़ी का होता था। आप अगर मिट्टी का घर या पुराने जमाने का लाइम मोटर को अगर घर है आप देखिएगा तो उस जमाने में लिंटल के जगह मोटा एक टिम्बर पीस दिया जाता था, एक लकड़ी का पटरा दिया जाता था। ठीक ना। और अगर आर्च है तो उसके ऊपर लोड को एक डायरेक्टली उस वुडन फ्लोट पे ना आए, वुडन टिम्बर पे ना आए, टिम्बर फ्लैट पे ना आए, इसीलिए उसके ऊपर एक आर्च किया जाता था। और वो आर्च जो है वो टोटल वॉल का लोड को वो रेजिस्ट करता था और भाया होकर उसमें बहुत ही कम अमाउंट का लोड आता था टिम्बर लिंटल के ऊपर। उस आर्च को कहा जाता है रिलीविंग आर्च, यानी कि लोड को रिलीव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रिलीविंग आर्च या फिर डिस्चार्ज आर्च भी कहा जाता है। उस प्रकार का आर्च को जो एक नॉर्मली आर्च तो आर्च होता है, आर्च के नीचे कुछ तो लिंटल वगैरह लेता नहीं है, लेकिन लिंटल अगर वुडन लिंटल है और कमजोर है बहुत तो उसके ऊपर एक्सटर्नल जो लोड है, सुपरस्ट्रक्चर का जो लोड है, वॉल का लोड है, उसको रेजिस्ट करने के लिए एक आर्च किया जाता है। आप पिक्चर पे देख पा रहे हैं। उस काइंड का आर्च को हम लोग कहते हैं रिलीविंग आर्च या फिर डिस्चार्ज आर्च। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द मेन फंक्शन ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ इज ऑप्शन ए टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, ऑप्शन बी to prevent shrinkage, option C to make the brick durable, option D all of the above। अगर आपको आंसर पता है, ये पता होगा ही शायद आपको, तो वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, हम लोग जानेंगे अभी। देखिए, बेसिकली ब्रिक अर्थ जो बनाया जाता है, ब्रिक अर्थ जो बनाया जाता है उसमें बेसिकली 2 इंग्रेडिएंट्स सबसे महत्वपूर्ण है। एक है आपका सिलिका, दूसरा है आपका क्ले। सिलिका और क्ले, सिलिका का परसेंटेज रहता है लगभग 50 से 60%। ठीक है। क्ले का परसेंटेज रहता है 30 से 35%। ठीक। मेन इंग्रेडिएंट्स दोनों है। अब दोनों का फंक्शन क्या क्या है भाई? जो एल्यूमिना है, एल्यूमिना यहाँ पे क्वेश्चन है, एल्यूमिना का काम क्या है ब्रिक अर्थ में? देखिए, एल्यूमिना का बेसिकली काम है, एल्यूमिना का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है? कौन सा कंस्टिट्यूएंट से आता है? क्ले से। क्ले में रहता है एल्यूमिना। तो एल्यूमिना का मेन काम है एक प्रॉपरली प्लास्टिसिटी मेंटेन करना। ठीक है, क्योंकि दूसरा इंग्रेडिएंट जो है सिलिका तो प्लास्टिसिटी मेंटेन नहीं करेगा, उसमें कोई प्लास्टिसिटी रहता ही नहीं है बेसिकली सैंड के अंदर। तो क्ले का काम है प्लास्टिसिटी मेंटेन करना, एक प्रॉपरली शेप प्रोवाइड करना, ये सब है एल्यूमिना का काम।
प्लास्टिसिटी बेसिकली प्रोवाइड करना। लेकिन अगर ज्यादा हो जाता है अमाउंट में, अगर आप ज्यादा डाल देते हो एल्यूमिना यानी कि क्ले, तो उसमें क्या होगा, रैप कर जाएगा। जैसे ही सुखाया जाएगा ब्रिक को या फिर जलाया जाएगा, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा फिर जलाने के बाद, ठीक है। और दूसरा क्या है मेरा सिलिका। सिलिका उसका काम क्या है, और उसका परसेंटेज हम लोग बताया अभी 50 से 60% रहता है। और सिलिका अगर ज्यादा डाल दीजिएगा तो वो ड्यूरेबल नहीं रहता है, और ठीक है, वो धीरे धीरे अपना कोहेशन लेस हो जाता है, क्योंकि सिलिका का काम क्या है, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करना तो है नहीं, तो धीरे धीरे वो शेप लॉस करने लगता है और वो टूटने लगता है, ठीक है। इसके अलावा लाइम रहता है, जिसका काम है बर्न जलने में मदद करता है। जो लाइम के अंदर जो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो फ्यूजिंग के काम में आता है। आयरन ऑक्साइड जो हो गया वो भी जलने में काम में आता है, जलने के लिए, और एक रेडिश कलर प्रोवाइड करता है आयरन ऑक्साइड, ठीक है। मैंगनीज है, तो बहुत सारा मटेरियल है इस तरह से। और हमेशा याद रखिएगा ब्रिक मेकिंग टेम्परेचर जो है वो लगभग 900 से 1100 डिग्री सेल्सियस है, 900 से 1100। और जो ये लाइम है, लाइम का बेसिकली काम क्या है, जलने में मदद करना। जब फर्नेस से हम लोग जलाते हैं ब्रिक को, उसमें हेल्प करना। और ये 1100 डिग्री टेम्परेचर को लाइम बेसिकली क्या करता है, वो टेम्परेचर को एनहांस कर देता है, लगभग 1600 से 1700 डिग्री फ्यूजिंग कर देता है टेम्परेचर को। तो याद रखिएगा लाइम फ्यूज करके उसको बढ़ा देता है बहुत ज्यादा, लगभग 1600 से 1700 डिग्री, 1650 डिग्री के आसपास कर देता है वो। और नॉर्मली ब्रिक मेकिंग टेम्परेचर जो है 900 से 1100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का काम क्या है ब्रिक अर्थ में, इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। क्वेश्चन नंबर 5, द कंस्टिट्यूएंट of severed which is responsible for all the undesirable property of cement is option A dicalcium silicate, option B tricalcium silicate, option C tricalcium aluminate, option D tetracalcium aluminopherrite। अब बताइए सीमेंट में, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। बेसिकली सीमेंट का या कंक्रीट जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तब दिमाग में क्या रहता है, क्या क्या अनडिजायरेबल चीजें हो सकता है। इनफ ना क्यूरिंग की वजह से फिर वो क्रैक आ सकता है, उसमें माइक्रो क्रैक्स, या फिर आप टाइमली उसको प्लेस नहीं करोगे तो उसमें इनिशियल सेटिंग टाइम डेवलप कर जाएगा फिर, या फिर वर्केबिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सब अनडिजायरेबल चीजें हैं। रैपिडली हीट ऑफ हाइड्रेशन हो सकता है, क्रैक हो सकता है इनफ क्यूरिंग ना होने की वजह से। तो ये सारा चीजें जो हैं रेस्पॉन्सिबल कौन है, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट C3A। C3A क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि C3A जो है, C3A बॉक्स कंपाउंड का वो कंपाउंड है जो सबसे पहले वाटर जैसे आप ऐड किए वो अपना काम शुरू कर देता है, और उसका काम है इनिशियल सेटिंग टाइम प्रोवाइड करना, और सबसे रैपिडली काम यही करता है। रैपिडली काम के दौरान, रैपिडली आपका केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। इनफ हीट ऑफ हाइड्रेशन हो जाएगा तो फिर माइक्रो क्रैक आ सकता है। इनफ हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, उसको काउंटरएक्ट करने के लिए आप अगर प्रॉपरली क्यूरिंग नहीं करोगे तो उसमें आ सकता है माइक्रो क्रैक्स। और अगर आप टाइमली उसको प्लेस नहीं करोगे तो वहीं पे इनिशियल सर्टेन टाइप डेवलप हो जाएगा साइट पे ही। तो ये सारा जो अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं इसके लिए मेन रेस्पॉन्सिबल है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट C3A, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइम एंड सैंड इन द मोटर नॉर्मली यूज्ड, द प्रोपोर्शन होता है ये, द प्रोपोर्शन ऑफ लाइम एंड सैंड इन द मोटर नॉर्मली यूज्ड इन ब्रिक कंस्ट्रक्शन आर। लाइम एंड सैंड का जो मोटर हम बनाएंगे, लाइम सैंड का, लाइम मोटर बेसिकली, लाइम मोटर का प्रोपोर्शन क्या है, 1:2, 1:4, 1:6, 1:8। अगर आपको आंसर पता है तो जरूर आप आंसर कमेंट करें। देखिए बेसिकली लाइम और सैंड का प्रॉपर्टी रहता है 1:2, ठीक है। आसान सा है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल में अगर काम कीजिएगा तो आपको पता होगा शायद 1:2। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग जानते हैं कि सीमेंट, जान लेते हैं कि सीमेंट का प्रोपोर्शन क्या रहता है। सीमेंट का बेसिकली अगर आप फाइन सैंड से अगर प्लास्टरिंग कर रहे हो इंटीरियर प्लास्टरिंग अगर आप कर रहे हो फाइन सैंड से, तो उसका प्रोपोर्शन हो जाएगा 1:6। अगर आप एक्सटीरियर प्लास्टर कर रहे हो तो हो जाएगा 1:5। प्लास्टरिंग की बात कर रहे हैं। ब्रिक मोटर का अगर बात किया जाए तो ब्रिक मोटर का अगर आप एक्सटीरियर बाउंड्री वॉल बना रहे हो तो इन दैट केस द प्रोपोर्शन विल बी 1:6।
ब्रिक मोटर के लिए भी जुड़ाई करने के लिए। अगर आप वॉल बना रहे हो, ब्रिक वॉल, कॉलम का घर नहीं है, अगर आपका ब्रिक वॉल का ही घर है, तो इन दैट केस 1:4 इस्तेमाल कर सकते हो आप। और अगर एकदम एनवायरमेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब रेनफॉल एरिया है, तो अब आपको यूज करना होगा 1:3। ठीक है, तो इस तरह इंपॉर्टेंट चीजें आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, इन केस ऑफ फाउंडेशन ऑन ब्लैक कॉटन सॉइल द मोस्ट सुइटेबल मेथड टू इंक्रीज द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज टू ऑप्शन ए ड्रेन द सॉइल, ऑप्शन बी कंपैक्ट द सॉइल, ऑप्शन सी इंक्रीज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ऑप्शन डी रिप्लेस द पुअर सॉइल। देखिए, ब्लैक कॉटन सॉइल नाम क्यों पड़ा, कैसे हुआ, इसका हम लोग डिस्कशन किए थे शायद सेकंड क्लास में, टू डिटेल में नहीं जाते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो आप वीडियो पॉज करके आंसर लिख सकते हैं। बेसिकली आप इतना जान लीजिए कि ब्लैक कॉटन सॉइल वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस बहुत होता है, यानी कि गर्मी में बहुत ज्यादा सिकुड़ जाता है और बारिश के दौरान बहुत ज्यादा स्वेल कर जाता है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से, वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस प्रॉपर्टीज की वजह से हम लोग इसको कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्शन इसके ऊपर नहीं कर सकते कि नहीं तो क्रैक वगैरह हो जाता है। तो हम लोग एक लेयर तक उसको रिप्लेस कर देंगे। ब्लैक कॉटन का तो एक लिमिट रहेगा ना कि इतना फीट तक ब्लैक कॉटन सॉइल है, ऐसा तो नहीं कि एकदम जमीन एकदम कोर तक, मैग्मा तक ब्लैक कॉटन सॉइल ही है, ऐसा तो नहीं होगा। तो एक लेयर तक ब्लैक कॉटन सॉइल रहता है, उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो रिप्लेस द पुअर सॉइल विल बी द आंसर, ऑप्शन डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट फॉर आइसोलेटेड फाउंडेशन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट का बात किया जा रहा है आइसोलेटेड फाउंडेशन के लिए ऑन क्लेई सॉइल शुड बी लिमिटेड टू ऑप्शन ए 25 mm, ऑप्शन बी 40 mm, ऑप्शन सी 65 mm, ऑप्शन डी 90 mm। अगर आपको आंसर पता है तो अब वीडियो पॉज करके जरूर आप आंसर लिखें। हमेशा याद रखिएगा, कहीं भी अगर हम लोग बात करें टोटल, मेरा क्या क्वेश्चन क्या है, आइसोलेटेड फाउंडेशन क्लेई सॉइल के लिए, आइसोलेटेड फाउंडेशन का टोटल सेटलमेंट है 65। ठीक है, टोटल सेटलमेंट 65 है। वहीं अगर ये क्लेई सॉइल के ऊपर अगर आपका या फिर सैंडी सॉइल के ऊपर होता, आइसोलेटेड फुटिंग होता और सैंडी सॉइल होता, तब ये 40 mm, यानी कि क्लेई सॉइल के लिए 65, सैंडी सॉइल के लिए 40। रैफ्ट फुटिंग का अगर बात किया जाए, रैफ्ट फाउंडेशन या मैट फाउंडेशन का अगर बात किया जाए, तो रैफ्ट फुटिंग या फाउंडेशन का बात किया जाए तो क्लेई सॉइल के लिए हो जाएगा 65 to 100, थोड़ा सा ज्यादा हम लोग मान सकते हैं। ठीक, और सैंडी के लिए हो जाएगा ये 40। एक होता है टोटल सेटलमेंट, एक होता है डिफरेंशियल सेटलमेंट। टोटल सेटलमेंट यानी कि टोटल स्ट्रक्चर जो है एक साथ सेटल कर रहा है। डिफरेंशियल सेटलमेंट यानी कि स्ट्रक्चर का कोई एक हिस्सा सेटल कर रहा है, कोई एक हिस्सा दब गया नीचे जमीन के अंदर। ठीक है, तो वो लगभग वो वाला जो है, ये बेसिकली रैफ्ट फुटिंग के लिए 40 तक आप हो सकता है, 40 से 65 मैक्सिमम, और क्लेई के लिए सॉरी आइसोलेटेड के लिए ये हो जाएगा बेसिकली आपका 25 mm, क्योंकि ज्यादा मान नहीं सकते हम लोग, 25 के अंदर ही रखना होगा, नहीं तो क्रैक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, द टाइप ऑफ पाइल व्हिच इज ड्रिवन एट एन इंक्लाइनेशन, इंक्लाइंड, डायरेक्ट नहीं, इंक्लाइन थोड़ा सा एंगुलर रहेगा, टू रेजिस्ट इंक्लाइंड फोर्स इज नोन एज ऑप्शन ए शीट पाइल, ऑप्शन बी बैटर पाइल, ऑप्शन सी फ्रिक्शन पाइल, ऑप्शन डी एंकर पाइल। हो सकता है आपका आंसर पता हो तो वीडियो पॉज करके आप कमेंट करें। बेसिकली इंक्लाइन अगर है, एंगुलर का बात अगर है, बैटर पाइल। बैटर पाइल जो है थोड़ा सा एंगल करके उसको डाला जाता है इंक्लाइनेशन फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान सवाल है। द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए वाटर लॉग्ड सॉइल कैन बी इंप्रूव्ड बाय। बियरिंग कैपेसिटी हम लोग एक वाटर लॉग सॉइल का कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? ऑप्शन ए कंपैक्टिंग द सॉइल, ऑप्शन बी ड्रेनिंग द सॉइल, ऑप्शन सी इंक्रीज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ऑप्शन डी ग्राउटिंग। देखिए बेसिकली वाटर लॉग्ड सॉइल का वाटर ड्रेन करके हम लोग 40 से 50% बियरिंग कैपेसिटी इंप्रूव कर सकते हैं, जो कि है ड्रेनिंग मेथड। जो वाटर है उसको ड्रेन करने के बाद फिर सुखाया जाता है नॉर्मल नेचुरली सनलाइट में, तो हम लोग लगभग 40% तक इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द हॉरिजॉन्टल टिम्बर पीस प्रोवाइड एट द एपेक्स ऑफ रूफ ट्रस
which supports the common rafter is called? Option A hip rafter, option B ridge board, option C एनवेज बोर्ड, ऑप्शन डी वैली रैफ्टर। देखिए नॉर्मल जो रूफटॉप होता है, टीना या खपरा वगैरह का जो घर होता है, जो ठीक है टिम्बर ट्रस दिया जाता है ऊपर, तो एक बेसिकली एक मेन पॉइंट पे एक होता है, एक टिम्बर का ट्रस एक होता है और दोनों साइड पे जो लगाया जाता है उसको कहते हैं रैफ्टर। तो मेन जो है बीच का, उसका नाम क्या है? अगर आपका आंसर पता है तो वीडियो में पॉज करके कमेंट कर सकते हैं। उसको कहा जाता है, मेन ट्रस के ऊपर जो लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिज बोर्ड। रिज बोर्ड आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिज बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन फ्लाइट शुड बी जनरली रेस्ट्रिक्टेड टू। मैक्सिमम कितना एक फ्लाइट में कितना स्टेप रह सकता है? ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 10। मैक्सिमम कितना बताइए। अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो पॉज कर कमेंट कीजिए और उसके साथ राइज और ट्रेड का डायमेंशन भी आप लिख सकते हैं। देखिए बेसिकली मैक्सिमम आप रख सकते हो 12 स्टेप रहता है एक फ्लाइट में। फ्लाइट का अगर बात किया जाए विड्थ का तो लगभग 3 से 3.5 फीट रह सकता है चौड़ाई एक फ्लाइट का, ठीक है। राइज और ट्रेड, ये मेरा स्टेप है तो ये है मेरा राइज और ये है मेरा ट्रेड। राइज का रहेगा 150 से 190 मिलीमीटर, ट्रेड का रहेगा 250 से 300 मिलीमीटर। 150 से 190 और इधर 250 से 300, ठीक है। 13 क्वेश्चन नंबर, नोजिंग इज द आउटर प्रोजेक्टिंग एज। नोजिंग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आउटर प्रोजेक्टिंग एज किसका है? ऑप्शन ए ट्रेड का, ऑप्शन बी राइजर का, ऑप्शन सी लैंडिंग का, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अगर आपका आंसर पता है तो वीडियो पॉज करके आप कमेंट करें। देखिए एक सीढ़ी का एक स्टेप जो होता है, ये है राइजर जो चढ़ रहे हैं आप, और जहां पे स्टेप रख रहे हैं, पैर रख रहे हैं जहां पे, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। ट्रेड को थोड़ा अगर जगह कम है तो ट्रेड को थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा के बाहर की तरफ ऐसे नुकीला कर दिया जाता है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं नोजिंग। नाक जैसा दिखता है ना उल्टा, तो दिस इज कॉल्ड नोजिंग, जो कि ट्रेड को बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियोप्रीन इज सुइटेबल टू यूज इन। नियोप्रीन कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए बियरिंग ऑफ ब्रिज, ऑप्शन बी हार्ड ड्यूटी रबर कोटिंग फॉर फ्लोर्स, ऑप्शन सी जॉइनरी वर्क्स, ऑप्शन डी फ्लोर ऑफ स्टूडियो। पहले बताएं नियोप्रीन है क्या? अगर आपका आंसर पता है तो कमेंट करें। नियोप्रीन बेसिकली एक केमिकली कंपाउंडेड रबर है, एक काइंड ऑफ रबर सीट आप बोल सकते हो। बेसिकली नियोप्रीन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनाया जाता है। कौन सा मटेरियल से? क्लोरोप्रीन से। क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन करके नियोप्रीन बनाया जाता है, और ये रबर शीट आता है जो कि फ्लोरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप जहां पे बहुत कोल्ड वेदर है, लॉक प्रूफ केबिन बनाने के लिए, आप कोल्ड प्रूफ केबिन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर एक्वेटिक या समंदर में वगैरह में जो देखिएगा शूट जो होता है एक्वेटिक सूट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, नियोप्रीन। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्रेनाइट इज द रेंज ऑफ दैट ऑफ। ऑप्शन ए माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन डी बैम्बू। पहले बताइए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है क्या? बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी कि हर एक डिग्री टेम्परेचर राइज के साथ साथ कितना लेंथ में चेंजेस आ रहा है, उसमें चेंजिंग लेंथ पर यूनिट सेल्सियस, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, जो कि बेसिकली ग्रेनाइट का ग्लास के साथ कंपेयर किया जा सकता है। ऐसे तो बहुत प्रकार का ग्लास होता है जिसका बहुत अच्छा लीनियर एक्सपेंशन है, कम भी है बहुत ज्यादा, लेकिन कंपैरेटिवली विद ग्लास। क्वेश्चन नंबर 16, द रेशियो ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील टू दैट ऑफ माइल्ड स्टील। हाई टेंसाइल स्टील से माइल्ड स्टील का जो रेशियो होगा यंग्स मॉड्यूलस का, वो कितना है? 0.5, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1.0,
ऑप्शन सी 1.5, ऑप्शन डी 2.5। पहले बताइए यंग्स मॉड्यूलस है क्या? कोई भी मटेरियल का एक जो रेजिस्टेंस है टेंशन या कंप्रेशन के खिलाफ, दैट इज द यंग्स मॉड्यूलस रेशियो हम लोग कह सकते हैं। और ये दोनों ही के लिए, यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है हाई टेंसाइल स्टील और माइल्ड स्टील, दोनों का ही लगभग सेम है, 2 × 10⁶ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, दोनों का ही सेम। तो दोनों का रेशियो करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, ए गज मोटर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स? ऑप्शन ए सॉडस्ट, ऑप्शन बी सुर्खी, ऑप्शन सी सैंड एंड लाइम, ऑप्शन डी ग्रेनाइट डस्ट। गेज मोटर है क्या? गेज मोटर बेसिकली सैंड, लाइम और सीमेंट का एक मिश्रण है। सैंड, लाइम और सीमेंट का एक मिश्रण है। तो इस कंपैरिजन में सैंड के जगह बहुत बार हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरा कुछ चीजें, हम बता रहे हैं आपको। सैंड के जगह बहुत सारी चीजें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गेज मोटर में सैंड, लाइम और सीमेंट का प्रोपोर्शन रहता है और ये इसका सेटिंग टाइम थोड़ा डेवलप कर जाता है, लेकिन विद इन 2 आवर्स आपको प्लेस करना होगा। नॉर्मली अगर सीमेंट सैंड का करते तो क्या होता है, इनिशियल सेटिंग 30 मिनट्स, गेज मोटर का लगभग 2 से 2.5 घंटा तक रहता है। तो 2 घंटा के अंदर आपको प्लेस करना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द टेम्परेचर रेंज इन ए सीमेंट किल्न, सीमेंट किल्न का टेम्परेचर कितना होता है? 500 से 1000 डिग्री, 1000 से 1200 डिग्री, 1300 से 1500 डिग्री या एनी ऑफ द अबव। सीमेंट किल्न का टेम्परेचर रहता कितना है ये बताइए। अगर आपका आंसर पता है तो कमेंट करें। सीमेंट किल्न का टेम्परेचर रहता है 1300 से 1500 डिग्री, ये है सीमेंट किल्न का। और लाइम स्टोन अगर हम लोग बर्न कराते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न करने के बाद हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाते हैं, उस प्रोसेस को टेम्परेचर कितना लगता है? लगभग 900 डिग्री। ठीक। तो सीमेंट के लिए टेम्परेचर रहता है 1300 से 1500, लाइम स्टोन बर्न के लिए लगभग रहता है 900 डिग्री सेल्सियस और ब्रिक बर्निंग के लिए रहता है लगभग 900 से 1100। तो याद रखिए, लाइम बर्निंग के लिए 900, ब्रिक बर्निंग के लिए 900 से 1100 और सीमेंट के लिए 1300 से 1500। ठीक है। लेकिन वही हम लोग पहले बात कर रहे थे कि ब्रिक का भले टेम्परेचर रहता है फर्नेस का 1100, लेकिन लाइमस्टोन जो ऐड कर देते हैं उसमें वो फ्यूजिंग का काम करता है और वो लगभग टेम्परेचर को 1500 से 1700 डिग्री, यानी कि बेसिकली 1650 या 1700 के आसपास तक वो एनहेंस कर देता है लाइम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द रोल ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर इन ए सीमेंट पेस्ट। सुपर प्लास्टिसाइजर का काम क्या है? ऑप्शन ए डिस्पर्स द पार्टिकल्स, ऑप्शन बी disperse the particle and to remove air bubbles, option C disperse the particle, remove air bubbles and to retired setting, option D none of the above। देखिए सुपर प्लास्टिसाइजर का काम क्या है? बेसिकली सुपर प्लास्टिसाइजर का काम है जो एयर बबल्स जो है उसको डिस्पर्स करना और सेटिंग टाइम को थोड़ा सा रिटायर्ड कर देना। एक प्रकार का आप रिटायर्डर भी बोल सकते हो इसको। ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, सुर्खी इज एडेड टू लाइम मोटर टू, ऑप्शन ए प्रिवेंट श्रिंकेज, ऑप्शन डी डिक्रीज सेटिंग टाइम, ऑप्शन सी इंक्रीज बल्क, ऑप्शन डी इम्पार्ट हाइड्रोलिसिटी। सुर्खी, सुर्खी क्या है? लाइम मोटर में जो डालते हैं हम लोग सुर्खी, सुर्खी है क्या? सुर्खी बेसिकली जो रिजेक्टेड ब्रिक्स है, रिजेक्टेड ब्रिक को डस्ट बनाकर हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं सुर्खी मटेरियल के लिए। सैंड के जगह, मतलब सैंड को रिप्लेस करके हम लोग सुर्खी डाल सकते हैं एज ए फिलर मटेरियल। तो उसमें जो बहुत सारा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स रहता है ब्रिक्स बनाने में, तो रहता है एल्यूमिना, रहता है सिलिका, रहता है, तो वो सारा मटेरियल एक एनहांसर का काम करता है। तो हाइड्रोलिसिटी के लिए काम में आता है। और सुर्खी जो है ये थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल जो मटेरियल है आपका एल्यूमिना हो गया, लाइम हो गया, ये मैंगनीज हो गया, ये सारा चीज ब्रिक में था, तो उसको हम डास्ट करके बनाएं तो सेम रहेगा। तो उम्मीद है आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। बाकी सारा जितना क्लास है अटेंड करने के लिए आप नीचे प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इम्पोर्टेंट MCQs पाने के लिए हर दिन हमें इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अपना ध्यान रखें और इस देश की एकजुटता को बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।